स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी द्वारा लिखा उपन्यास ज्वालामुखी के गर्भ में, भाग 4। अभी तक आपने सुना। अपनी लंबी कहानी सुनाकर मां निढाल होकर पड़ गई थी। मीता के मन में यह कहानी सुनकर एक हाहाकार सा उठा। उसने मचल कर कहा, मां, यह सब मुझे सुनाने की क्या जरूरत थी? पापा की कितनी प्यारी इमेज थी मेरे मन में, उसे यूं नष्ट करके तुम्हें क्या मिला? इससे आगे की कहानी सुनेंगे। और मुझे सचमुच लगा कि माँ ने पुराने अन्याय का नए सिरे से प्रतिशोध लिया है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति से प्रतिशोध, छी। पापा की प्रतिमा के बनने बिगड़ने से अब क्या फर्क पड़ता है मीतू? लेकिन मौसी के लिए तू थोड़ा सहृदय होकर सोच सके, इसीलिए यह सब कहना पड़ा है। जरा सोच तो, वह अपनी बाजी जीत जाती तो आज कहाँ होती, और मैं अपने मनु को लेकर उसी की शरण में आने को बाध्य नहीं होती क्या? जरा सोच तो। क्या सोचना था मुझे? माँ ने तो सारी रामायण इसलिए कह सुनाई थी कि मौसी के प्रति मेरा आक्रोश कुछ कम हो, कुछ सहानुभूति उमड़े। सहानुभूति उमड़ी तो पर माँ के लिए कैसा लगा होगा फिर उस व्यक्ति के साथ दाम्पत्य निभाना, उसके बच्चों को जन्म देते समय क्या मौसी के अजन्मे शिशु की याद नहीं आई होगी? मौसी से मुंह छिपाकर तो अफ्रीका चले गए ये लोग, पर क्या अपने आप से बच सके होंगे? अपने आप को छल सके होंगे? विचारों का एक रेला सा उमड़ आया था मन में। उसे सह प्रयास दूर हटाकर मैं पुनः कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। राइटिंग पैड सामने खिसकाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हरि प्रसन्न और सुलक्षणा का शुभ विवाह। रसोई में आकर मैंने चाय का कप उठाया ही था कि मौसी ने कहा, आज हरितालिका है न मीतू? ओह, मुझे याद ही न रहा। मैंने खिसियाकर कहा और कप वापस रख दिया। पता है काकी, मीता इतनी सी थी तब से तीज उपवास ही रहती है, पानी की बूंद तक नहीं लेती। मौसी ने मिश्रानी से कहा। हूँ, जाणू नहीं काई, तभी तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गया है। मुझे तो उनके प्रसन्न होने की कोई खबर नहीं मिली। तुम्हारे पास क्या शंकर भगवान का टेलीफोन आया है? हे मारा बाप, तमे मालूम ने पड़ी काई? अबे हाल तार वालो कागज देगियो नी नानी बाई। मुझे सचमुच ही कुछ मालूम नहीं था। मैंने धड़कते दिल से मौसी की ओर देखा। इसे कहाँ से पता होगा काकी? सीधी बिस्तर से उठकर चली आ रही है। किसका तार था? मनीष का। पंचमी को तेरी सगाई हो रही है, वाजपेयी लोगों को लेकर वह आ रहा है। कौन? भैया आ रहे हैं? हाँ, फिर श्राद्ध पड़ जाएंगे तो सारे काम धरे रह जाएंगे न, इसी से इतनी जल्दी है। मैं चुप ही रही। गर्मियों में भैया के यहाँ रायपुर में जिस युवक का साक्षात्कार हुआ था, उसकी आकृति आंखों के सामने लाने का यत्न करने लगी। लुगाइया को जलम बापड़ो ऐसो ही है, बाप को घर को सुख 4 दिन को, फिर तो पर या नानी बाई चली जावेगा तो सुन्नकार हो जावेगा हो। और काकी तो यूं बिसुरने लगी जैसे मेरी डोली उठने ही वाली है। मैं मुश्किल से अपनी रुलाई रोक पाई। अपने कमरे में लौट जाने में ही मैंने कुशल समझी। बाई तो चाल्या रे ससुराल की करुण स्वर लहरी सीढ़ियों पर भी मेरा पीछा करती रही। मीता, मौसी ने आवाज दी, अपनी भाभी से कहना 11 बजे पंडित जी पूजा करवाने के लिए आएंगे, वह तैयार होकर नीचे आ जाए। दरअसल यह बात मौसी ने इतनी जोर से कही थी कि अपने कमरे में भाभी ने उसे जरूर सुन लिया होगा। इतनी सुबह उनके कमरे में जाने की मेरी इच्छा भी नहीं थी, पर मौसी नीचे पहरे पर खड़ी थी, इसीलिए यह काम टाला नहीं जा सका। 2 बार हल्की दस्तक देने के बाद कमीन का संदेशा पाकर मैंने दरवाजा खोला और स्तब्ध रह गई। भाभी अपनी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी, वह भी आमलेट का। भाभी अंडे लेती है, हम लोग जानते थे। उनके छोटे से फ्रिज में 2-4 अंडे हमेशा रखे रहते थे। अपने कमरे में अक्सर ही वे मनपसंद नाश्ता बनाकर लेती रही हैं, पर आज भाभी
आप शायद भूल गई कि आज हरितालिका है। मैंने किसी तरह इतना कहा। नहीं नमिता जी, भूली तो नहीं हूँ। कुछ भी भूलने की सुविधा आपके यहाँ कहाँ है? मैं प्रश्नार्थक दृष्टि से उनकी प्लेट को देखती रही। नाश्ते की बात सोच रही हो न? वह तो एक एंटीडोज के रूप में ले रही हूँ। इस जन्म में जो सौभाग्य मिला है उसे जन्म जन्मांतर तक वहन करने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। स्तब्ध रह गई मैं। मन हुआ बेडरूम में झांक कर देख लूं। हरी भैया सुन तो नहीं रहे। भाभी ने किसी अंतर्यामी की तरह मेरे मन की बात पढ़ ली। हंसकर बोली, ननद रानी, क्यों अपने मन को क्लेश दे रही हो? तुम्हारे भैया असल सूर्यवंशी हैं। सूर्य जब तक सिर पर नहीं चढ़ाता वे नहीं उठते। रात भर सड़कें नापने के बाद अभी अभी तो सोए हैं बेचारे। मुझसे यह निर्दय परिहास अधिक नहीं सुना गया। अपनी मुद्रा को यथाशक्ति कठोर बनाकर कहा, मैं तो मौसी का संदेश देने के लिए आई थी। 11 बजे पंडित जी आएंगे। आप तैयार होकर नीचे पहुंच जाएं। आ जाएंगे भाई, पूजा की फॉर्मेलिटी भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नमिता, इस घर में बालू रेत के महादेव की इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? हमारी पूजनिया अम्मा जी का अपने जीते जागते महादेव के साथ जैसा। अधिक सुनना मेरी सामर्थ्य के बाहर था। बाहर आकर मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया ताकि आगे की बात मेरे कानों तक न पहुंचे। कमरे में आकर मैं सुन्न होकर बैठी रही। अभी शादी को 2 साल भी नहीं हुए, भाभी में इतनी कड़वाहट आ गई है। शादी होकर आई थी तब वे ऐसी नहीं थी। अपनी लजीली मुस्कान से तब घर भर को एक उजास से भर देती थी। वे हरी भैया तब भी कितने खिले खिले से रहते थे। लेकिन हथेली की मेहंदी भी न उतर पाई थी कि यह रंग उतरने लगा था। ये मुस्कानें बुझने लगी थी। और इसके लिए सिर्फ मौसी ही उत्तरदायी है। एक दूसरे में खोया हुआ यह सारस का जोड़ा उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता था। दिन भर दरवाजों को देखकर वे क्रोध में भुन भुनाती रहती। कभी कभी ऐसी बातें भी कह बैठती कि पास बैठी मैं शर्म से गड़ जाती। एक दिन अकेले में मौसा जी ने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ाकर कहा था, बिटिया, हरी से कहो कहीं घूम घाम आए। घर में तो फिर सारी जिंदगी रहना ही है। लेकिन यह है क्या? थोड़े से रुपए हैं बेटा, उन्होंने अत्यंत संकुचित होकर कहा था। मैं फिर ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकी थी। अपनी छोटी सी नौकरी में बड़े यत्न से जोड़ी हुई यह पूंजी उन्होंने बेटे की खुशी के नाम कर दी थी। लेकिन खुशी मिली कहाँ? हिम्मत करके हरी भैया ने गोवा घूमने का इरादा किया तो घर में जैसे तूफान आ गया। एक तो उन्होंने अपने मन से ऐसा इरादा किया, मौसी को नाराज होने के लिए यही बहुत था। फिर मौसा जी के अनुदान ने तो आग में घी का काम किया था। बाप बेटे दोनों ही एक साथ कटघरे में खड़े हो गए थे। गोवा तो खैर वे लोग गए ही, क्योंकि पहली बार मौसी को पति के दृढ़ निश्चय से टक्कर लेनी पड़ी थी और वे हार गई थी। लेकिन घूमने का आनंद निर्मल नहीं रह सका। लौटने पर भी प्रेमी युगल का जैसा स्वागत हुआ, उससे बिखरे हुए हृदयों को पास आने का संबल नहीं जुट सका था। शायद मौसी को सबसे ज्यादा ईर्ष्या उस प्रेम के आवेग से थी जो उनके दाम्पत्य जीवन को कभी सराबोर नहीं कर सका। संभवतः इसलिए उनका रुख बेटे बहू को लेकर इतना विकृत हो गया था। लेकिन हमेशा निर्लिप्त रहने वाले मौसा जी इस विवाह के बाद घर में रस लेने लगे थे। मौसी का कोई वाक शर सीधा बहू पर न पड़े, इसके लिए वे बड़े सजग रहते थे। बरसों बाद उनके स्वाभिमानी और निरीह व्यक्तित्व का मूल्यांकन हुआ था, बहू ने किया था। उनके कपड़े, उनका पूजा घर, उनकी पुस्तकें, उनका कमरा बहू के सुघड़ हाथों के स्पर्श से दमकने लगे थे। जैसा अकृत्रिम स्नेह वे देते थे, वैसा ही प्रगाढ़ आदर उन्हें मिलता था। मुझे यह सब देखकर बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन इसके आगे भाभी का अधिकार नहीं था। शुरू शुरू में उन्होंने बगीचे का कायाकल्प करना चाहा था, रसोई नए सिरे से जमानी चाही थी, ड्राइंग रूम की सजावट बदलने का प्रयास किया था, पर कहीं भी कुछ भी करने की अनुमति नहीं मिली। उनके साथ आया बहुमूल्य फर्नीचर भी उनके कमरे में कैद होकर रह गया था। यह आकाशवाणी है। दूर कहीं से प्रसारक की जुकाम में भीगी आवाज आई तो मैं चौंकी। बाप रे, 8 बज गए।
ऊट पटांग बातों को सोचती रह गई मैं, और यहाँ कॉलेज का समय हो चला था। दनादन सीढ़ियां उतरकर नीचे आई, रसोई में झांका। पूजा पाठ से निवृत्त होकर मौसा जी पहली चाय ले रहे थे। मिसरानी काकी आज सुबह से ही मौसी की हाजिरी में थी। चाय उन्होंने खुद ही बनाई थी शायद। प्लीज मौसा जी, 50-50 आपको मैं दोबारा बना दूंगी। आज तो बिटिया का उपवास होगा ने? उन्होंने मेरे मग में चाय उड़ेलते हुए पूछा। सब छोड़ छाड़ दिया है। दरअसल अब इन चीजों में बचपन की सी आस्था नहीं रही। मैंने दोबारा चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा। मौसा जी के सामने यह सब कहते हुए झिझक भी न हुई। उनसे छिपा ही क्या था। उड़ते उड़ते खबर मिली है कि परसों तुम्हारी सगाई है। भाई मुबारक हो। अब मुझे थैंक यू भी कहना पड़ेगा, ठीक है न? वैसे मौसा जी, सबसे खुशी की बात तो यह है कि भैया इतने दिनों बाद घर आएंगे। हाँ बिटिया, मनीष को देखे अरसा हो गया। तू तो कभी कभार जाती भी रही है उसके पास, पर बहन जी तो तरस गई होंगी। क्या कहने हैं बहन जी के, इतना ही प्यार होता तो क्या बात थी। मैंने कड़वाहट से भरकर कहा और विषय वहीं समाप्त कर दिया। आज सुबह सुबह यह अच्छी खबर मिली थी और मैं खुश रहकर उसे सेलिब्रेट करना चाहती थी। पर कहते हैं न, मेरे मन कछु और है। पूजा सामग्री और दक्षिणा पोटली में बांधकर पंडित ने दरवाजे के बाहर पैर दिया ही होगा कि मौसी बरस पड़ी। तीज त्योहार पर तो ढंग से पहन ओढ़ लिया करो। जिनके पास नहीं होता वे नकली गहने गुरियों से घर भर लेते हैं। इनके पास हैं तो ये दलिदर दिखाने में ही धन्य होती हैं। चौकी के आसपास रंगोली बनाती हुई भाभी का हाथ क्षण भर को कांप गया। चेहरे की रेखाएं कठोर हो आई, पर दूसरे ही क्षण उनकी उंगलियां पूर्ववत चलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनका यह पथरीला मौन ही मौसी को सहमा देता है। सामने बोलने वाले को तो वे चुटकियों में उड़ा देती हैं। मैंने उस अप्रिय प्रसंग को समाप्त करते हुए कहा, माँ भैया के लिए अपना कमरा खाली कर दूं? मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। अरे, वह कौन सा महीना भर रहने को आ रहा है? कहीं भी पड़ा रहेगा। लेकिन दिल्ली वालों को कहाँ टिकाएंगे? पता नहीं कितने लोग हैं। हॉल में इंतजाम कर लें या किसी होटल में ठहरा लें। क्यों छोटी, मुझसे क्या पूछती हो जीजी? घर का मालिक जाने और उसका काम जाने, अपन हुक्म के गुलाम हैं। मौसी ने रुखाई से कहा। वाह री, घर के मालिक तो गऊ से सीधे हैं। वे कब हुक्म चलाते हैं, सारा तो तुम पर सौंप रखा है। बेचारे अपने ठाकुर जी को लेकर मगन रहते हैं, कभी किसी काम में दखल नहीं देते। तुम घर का मालिक किसे समझ रही हो? मीतू के मौसा को? वाह जीजी, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। और मौसी विद्रूप भरी हंसी हंस उठी। तो क्या हरी के लिए कह रही हैं? उसकी तो 8-8 दिन मुझे सूरत नहीं दिखाई देती। पता नहीं कहाँ रहता है। अच्छा लौटे तो उसे कह देना जल्दी से कुछ व्यवस्था कर ले। अब समय ज्यादा नहीं है। माँ का उत्साह देखकर मुझे खुशी हो रही थी। हरी कुछ नहीं करेगा जीजी? क्यों? मौसी के कंठ स्वर से आशंकित होकर माँ ने पूछा। क्योंकि वह घर का मालिक नहीं है। घर का मालिक मनीष है। उसे आने दो, जैसा कहेगा कर देंगे। मौसी ने जैसे दो टूक बात कह दी। तू हमेशा उल्टी बात करेगी छोटी। इसमें उल्टा क्या है जीजी? अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता तो क्या यूं पर भारे शादी तय करता? मैं तो खैर कोई नहीं हूं, पर तुमसे तो पूछ सकता था। बताओ भला, तुम्हें एक बार लड़का तो दिखा सकता था। ओह, अब समझी। मैं सब कीने तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परेऊ मनोरथ छूछे वाली बात थी। माँ का तो बहाना भर था। ठेस तो मौसी के अभिमान पर लगी थी। उनके सहज अधिकार की भैया ने सीधे उपेक्षा कर दी थी। इस अपराध को थोड़ा सौम्य बनाने की गरज से मैंने कहा, पूछताछ की गुंजाइश थी ही कहाँ? तुम्हारी काली कलूटी लड़की को किसी ने पसंद कर लिया, यही गनीमत थी। तुम लोग ठीक से देख परख सको, इसीलिए तो यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो यह प्रोग्राम भी रायपुर में नहीं हो सकता था क्या? पहले से कुछ पत्र तो देना चाहिए। एकदम तार ठोक दिया।
मौसी अब कुछ कुछ नरम पड़ती जा रही थी। उन्हें विश्वास है तुम्हारी कार्यकुशलता पर, इसीलिए तो निश्चिंत हैं। मैंने मस्का मारा। उन्हें विश्वास है कि सारी व्यवस्था ठीक ठाक मिलेगी। व्यवस्था कौन बड़ी बात है, सगाई का क्या, मैं तो 4 दिन में शादी खड़ी कर सकती हूँ। पर तेरे भैया से डर लगता है, पूरा सनकी है सनकी, और जिद्दी एक नंबर का। पाठक लोग पहली बार आए थे तब कैसा तमाशा किया था, याद है न? मैं सहम गई। मौसी क्या सहज भाव से ये सब कह गई थी। मैंने कनखियों से भाभी की ओर देखा। उनका गुलाबी चेहरा सफेद पड़ गया था। होंठ इतनी सख्ती से भींचे थे कि लगता था अब खून ही आ जाएगा। स्मृति का वह अध्याय निश्चय ही किसी भी लड़की के लिए अपमानजनक था। वे कुछ देर बुत्त बनी बैठी रही और फिर एक झटके के साथ उठकर ऊपर को चल दी। उनसे दृष्टि हटाकर मैंने माँ को देखा। वे एकटक भाभी को देख रही थी। उनकी आंखों में क्या था, और मैं समझ गई कि मौसी ने यह सब सहज भाव से नहीं कहा था। भाभी के स्वाभिमान को डंक मारने का चाहे उनका उद्देश्य न रहा हो, पर भैया के प्रति माँ के मन में जहर घोलना उनका मंतव्य था। यह काम योजनाबद्ध तरीके से वे बरसों से करती आ रही हैं। दर्जन भर लड़कियों में से सुलक्षणा को चुनने के पीछे भी शायद यही हेतु था। दिन भर वह माँ के सामने इसी घर में रहेंगी और कभी न भूल पाएंगी कि मनीष ने उनके साथ क्या किया है। दूसरे दिन सुबह सुबह मौसी ने कहा, मीता, भाभी से कहो कि जल्दी आरती कर ले तो पूजा सिरा दे। बिना उसके गणेश जी कैसे विराजेंगे। मैंने तुनक कर कहा, बार बार मुझे उनके कमरे में मत भेजा करो मौसी, अच्छा नहीं लगता। दरअसल मुझे उस कमरे में जाते डर लग रहा था। रात घनघोर बारिश होती रही थी। मैं पढ़ने का बहाना करके नीचे जागरण में भी शामिल नहीं हुई थी। अपने कमरे की सांकल लगाकर चुपचाप पड़ी रही थी, पर बंद किवाड़ों को भेद कर भी बगल वाले कमरे की आवाजें अनचाहे सुनाई पड़ रही थी। निश्चय ही वह प्रेमालाप नहीं था। भाभी को पहली बार मैंने इतनी ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना था। बार बार एक प्रश्न हवा में तैरता आ रहा था, आखिर मुझे भी बताइए, इस घर में हमारी स्थिति है क्या? क्या उत्तर दिया था हरि भैया ने? सुन नहीं पाई मैं। जब रात ऐसी महाभारत वाली थी तो सुबह का आलम पता नहीं कैसा होगा, इसी से ऊपर जाना टाल गई मैं। रत जगह के लिए मिश्रानी काकी यही रुक गई थी। वे ही इस समय काम आई। बड़े उत्साह से ऊपर गई और कुछ देर में लौट आई। लाड़ी उजीन जा रही दिखे, कहे कि म्हारा दाजी बीमार है। हरी, मौसी की धारदार आवाज घर में गूंजी। क्या है? सीढ़ियों के सिरे पर खड़े होकर हरी भैया ने पूछा। पता नहीं कितने दिनों बाद उन्हें देखा था। एक ही छत के नीचे रहते हुए हम लोग एक दूसरे से हफ्तों नहीं मिल पाते थे। वे सोकर उठते तब तक मैं कॉलेज जा चुकी होती। वे रात को लौटते तब तक सारा घर सो चुका होता। जब जब उन्हें देख पाती, हर बार लगता वे पहले से अधिक संभला गए हैं, दुबला गए हैं। तब प्राणों में कैसी तो मरोड़ उठती। बहू, कहाँ जा रही है? मौसी का प्रश्न मेरी विचारधारा को तोड़ गया। मैं क्या जानूं, पूछ लो उसी से, हरी भैया ने सपाट स्वर में कहा। उसी से क्यों पूछूंगी, मैं तो तुझी से पूछूंगी। यह आग का गोला मेरे पल्ले बांधने से पहले पूछा था, अब क्यों पूछती हो? और मुंह फेरकर वे वापस अपने कमरे में चले गए। उनके आरोप से जड़ बनी मौसी वहीं खड़ी रह गई। मैं भाभी साहब के लिए रिक्शा लेने जा रहा हूँ, मांगी लाल ने कहा और छाता लेकर सबके सामने निकल गया। मौसी फटी फटी आंखों से देखती भर रह गई। घबराकर मैं पूजा घर की ओर दौड़ी। मनोयोग से चंदन घिसते हुए मौसाजी मानस पूजा का पाठ कर रहे थे। मौसाजी, जरा बाहर आइए जल्दी से। भाभी पता नहीं क्यों एकदम उज्जैन चली जा रही हैं। आप कहेंगे तो रुक जाएंगी। आपका बहुत आदर करती हैं, आपकी बात नहीं टालेंगी। किंतु वे वैसे ही बैठे रहे। चलिए न, मैंने व्यग्रता से कहा। यह तुमसे किसने कह दिया कि वह मेरा आदर करती है? उस जैसी मनस्विनी का आदर पाने की योग्य मैं कहाँ हूँ? वह सिर्फ मुझ पर दया करती है। उस समय
यह सारी चर्चा निरर्थक मालूम हो रही थी। हरी कहाँ है? अपने कमरे में। रोकना अगर चाहे तो वही उसे रोक सकता है, चाहे प्यार से चाहे अधिकार से। मेरे कहने का कोई मतलब नहीं निकलता। रिक्शा रुकने की आवाज आई और मैंने हताश होकर ऊपर देखा। बाहों पर रेनकोट और हाथ में सूटकेस लेकर भाभी उतर रही थी, लेकिन दरवाजे के भीतर जिसने प्रवेश किया वह मांगी लाल नहीं था, वे भैया थे। आते ही चिल्लाए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माँ, भैया आए हैं, मैंने खुशी से किलक कर कहा और उनके कंधे से झूल गई। माँ और मौसी दौड़ी आई और हम तीनों चारों प्यार के सैलाब में बह से गए। सीढ़ियों पर बुत्त बनी खड़ी भाभी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। भाभी जी, रिक्शा आ गया, मांगी लाल ने एकदम आकर कहा, और तब हमें होश आया। किसके लिए रिक्शा आया है? सुलक्षणा के लिए? क्यों? कहाँ जा रही है? भैया ने जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उज्जैन जा रही हैं। क्यों? कोई खास बात? नहीं, ऐसे ही। पिताजी से मिलने जा रही हैं, मैंने यत्नपूर्वक कहा। तब तो वह रुक सकती है। यह फंक्शन हो जाए, फिर मैं खुद जाकर उसे छोड़ आऊंगा। मांगी लाल, यह रुपया दे और रिक्शा लौटा दे। दूसरे ही क्षण भाभी के कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि मैं कांप उठी। सोचा, भैया से कह दूं, उन्हें जाने दो। जबरदस्ती किसी को रोकने में क्या तुक है। लेकिन आते ही सारी रामायण सुनाकर उन्हें परेशान करने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन इतना सब्र शायद औरों से नहीं हो सका था। शाम को भैया ने कहा, चल मीतू, थोड़ा घूम आए। बरसात में इंदौर घूमने लायक कतई नहीं रह जाता, पर भैया साथ थे, इसलिए सब कुछ सुहावना लग रहा था। ओवर ब्रिज पार कर हम लोग आइडियल में जाकर बैठ गए और स्थानों की अपेक्षा यही थोड़ा एकांत था। भैया शायद इसके लिए तरस गए थे। ऑर्डर दे चुकने के साथ ही बोले, अब थोड़ा चैन आया, घर में तो जरा भी प्राइवेसी नहीं है, कहने को इतनी बड़ी कोठी है। फिर थोड़ा रुककर बोले, मीता, हरी को क्या हो गया है? क्यों? नहीं, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खासकर उसकी पत्नी मौसी बता रही थी कि उसका व्यवहार एकदम। वह बिल्कुल ठीक है, बस भ्रांति की शिकार हुई है, और यही सारे असंतोष की जड़ है। जो सब्ज बाग उन्हें दिखाए गए थे, सब के सब नकली थे। फैक्ट्री का क्या हुआ? अभी चल रही है जैसे तैसे, पर हरी भैया वहां हफ्तों तक झांकते भी नहीं। दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, रात गए घर लौटते हैं, अजीब अजीब से दोस्त पाल रखे हैं। बेचारा। दरअसल वह लड़का बिजनेस के लायक था ही नहीं, वैसी सामर्थ्य उसके पास नहीं है। इससे तो कहीं नौकरी में लग जाता तो ठीक रहता। भैया के स्वर में सहानुभूति का पुट था। उनकी अम्मा की महत्वाकांक्षाओं का भी तो पार नहीं है। मैंने कड़वाहट से कहा, यही तो रोना है। बीवी से भी तो उसका स्वभाव मेल नहीं खाता, उसे तो कोई घरेलू लड़की ही सूट करती। लेकिन वह काफी महत्वाकांक्षी है। पता है, उसने हरी से कहा है कि अब वह दूसरों की छत के नीचे नहीं रहेगी। कल का सारा इतिहास मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने होले से पूछा, आपने कैसे जाना? मौसी ने ही बताया है। और मीता, एक बात मेरे मन में आई है। क्या? तुम्हें अगर कोई आपत्ति न हो तो यह मकान मैं हरी के नाम करना चाहता हूँ, अर्थात तुम्हारी शादी के बाद। दर्द का एक बड़ा सा घूंट मेरे गले में अटक गया। बरबस अपने आंसू रोकते हुए मैंने पूछा, और माँ? माँ मेरे पास रहेंगी? किसी न किसी दिन तो उन्हें यह फैसला करना ही था। जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा है। उनसे पूछ लिया है? हाँ, एक तरह से यह प्रस्ताव उनकी ओर से आया है। पता नहीं माँ, यह किस जन्म का कर्जा उतारती जा रही हैं। मैंने तड़प कर कहा, आपको इस तरह बेघर करने का उन्हें क्या हक है? जिस दिन पापा की मृत्यु हुई थी मीता, बेघर तो मैं उसी दिन हो गया था। यह घर कभी मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं हुआ। इसके साथ जुड़ी हुई सारी स्मृतियां उदास कर जाती हैं, सिवा तेरे। और उन्होंने मेरे माथे को प्यार से थपकिया दिया। और यह मत भूलो मीतू कि यदि मौसी जीवन की बाजी जीत गई होती तो यह घर
आज उन्हीं का होता। मैं और माँ आश्रय के लिए शायद उन्हीं का मुंह जोते होते। भैया, आप आप भी ये सब जानते हैं? मैंने अस्फुट स्वर में कहा। हाँ मीता, और दुख की बात तो यह है कि यह सब मैं अपने आप जान गया। कितनी छोटी आयु में मैंने घर के वातावरण से इस कहानी के बीज चुन लिए थे। माँ ने पापा को कभी क्षमा नहीं किया था। उनकी इस इकलौती भूल का वे किसी अमोघ अस्त्र की तरह समय असमय प्रयोग करती रही। पापा बेचारे तब कितने असहाय नजर आते थे। सच कह रहे हैं? हाँ, सच ही तो कह रहा हूँ। और वह एक दिन तो आज भी ज्यों का त्यों मेरे मन में अंकित है। उस दिन ड्राइवर नहीं आया था। पापा सिर दर्द के कारण ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। माँ चाहती थी कि वे सुनीता को स्कूल से लिवा लाएं। पापा कह रहे थे स्कूल में फोन कर दो, किसी के साथ चली आएगी। बस इसी जरा सी बात को माँ ने इतना तूल दे दिया, क्या क्या तो कह डाला। पिछले सारे आरोपों को फिर से दोहरा गई वे। कह डाला कि बच्चों के प्रति उनमें जरा भी ममता नहीं है। मजबूर होकर पापा ने गैरेज से गाड़ी निकाली थी और वे सुनीता को लिवाने चले गए थे। और स्कूल से लौटा था उनका और सुनीता का छिन्न विच्छिन्न शरीर। सिहर कर मैंने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। स्मृति की क्षीण रेखाएं कल्पना के सहारे कैसे कैसे चित्र बनाने लगी थी। रो मत मीता, अब यह बिसरा हुआ अतीत है, भैया ने खुरदरे स्वर में कहा। मैंने भीतर ही भीतर अपने आंसू सोख लिए। एक गहरा मौन हम दोनों के बीच फैल गया। माँ शायद अपने को अब तक क्षमा नहीं कर सकी है, बेचारी। कुछ देर बाद कॉफी सिप करते हुए मैं कह रही थी, हाँ, और यह पछतावा उनके साथ जीवन भर रहेगा। अन्याय तो माँ के साथ भी कम नहीं हुआ था, पर परिस्थितियां सारा दोष उन्हीं के सिर मढ़ गई हैं। मैंने माँ के प्रति आर्द्र होते हुए कहा, अन्याय तो हुआ था, पर उन्होंने जिस तरह पापा को सताया वह भी कम भयानक नहीं था। अगर क्षमा नहीं कर सकती थी तो उन्हें रास्ते से हट जाना चाहिए था। कम से कम वे दो प्राणी तो सुख से जी लेते। मैं तो हैरान हूँ, मौसी भी अपने मन की आवाज क्यों नहीं सुन सकी। इस अनमेल विवाह से तो एकाकी जीवन कहीं अधिक अच्छा होता। कम से कम उस जीवन में शांति तो होती, सुकून तो होता। अकेले रह लेना क्या इतना सरल है भैया? हम लोगों को इतनी आजादी कौन देता है? विवाह भी कई बार एक विवशता बन जाता है। कहते कहते मेरा कंठ इतना भीग उठा कि भैया मुझे देखते रह गए। उनकी पारदर्शी आंखें मेरे भीतर तक उतर आई। एकाएक मेरे दोनों कंधे पकड़कर बोले, सच कहना मीता, क्या तुम हरि को लेकर भावुक हो रही हो? क्या उत्तर था मेरे पास? तुमने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं पगली। वहां मैं अपनी घर गृहस्थी में खोया रहा और यहाँ तुम अपने आप में इस तरह घुलती रही। क्या कभी क्षमा कर पाऊंगा मैं अपने आप को? जो भी हो भैया, हम लोग यह विषय समाप्त नहीं कर सकते, प्लीज। और यह कहते हुए मेरा स्वर कांप कांप गया। विषय तो सचमुच समाप्त कर ही देना है। बीते हुए को साथ घसीटने से सिर्फ दुख ही हाथ आता है और उसकी आंच तुम्हारे हमराही को भी लग सकती है। यह अन्याय तुम कभी मत करना, क्योंकि इसकी विभीषिका तुम रोज देख रही हो। मेरे लिए इतना करोगी न मीता? भैया मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहे थे। जीवन में पहली बार लगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे सिर पर भी पिता का छत्र है। सगाई का मुहूर्त तो शाम का निकला था, पर पंचमी के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल हो गई थी। नौकरों को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। कभी मौसी और कभी भैया की पुकार पर इधर उधर दौड़ रहे थे। भैया की दौड़ धूप का तो अंत ही नहीं था। निमंत्रणों से लेकर बिछायत की व्यवस्था तक सब उनके जिम्मे था। मौसी भी कम व्यस्त नहीं थी। भैया ने बड़ी चतुराई से सर्वाधिकार उन्हें सौंपकर खुश कर दिया था। आश्चर्य तो यह था कि माँ भी छुटपुट कामों में हाथ बटा रही थी। करने को इतना सारा काम था, पर संकोच के मारे मुझसे कुछ करते नहीं बन रहा था। और सब ओर से आंख मूंद कर कमरे में बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैट्री का टेबल क्लॉथ लेकर वहीं बरामदे में बैठ गई थी। भैया हाल में बिछायत लगवा रहे थे। मिश्रानी काकी के बच्चे गुब्बारे फुलाने का काम बड़े शौक से कर रहे थे। मनीष, एकाएक मौसी ने दरवाजे में खड़े होकर कहा,
यह तूने क्या किया? क्यों? क्या हुआ? यह कालीन इस कोने में क्यों लगा दिया? लड़की का मुंह दक्षिण को हो जाएगा न। अब यह उत्तर दक्षिण मुझे नहीं आता मौसी। तुम लोगों से कहता हूँ 5 मिनट यहाँ खड़ी रहो तो पता नहीं अंदर क्या करने लग जाती हो। अब यह काम होने तक यहाँ से जाना नहीं। अंदर कितना काम पड़ा है भैया। टेंट हाउस से क्रॉकरी आकर पड़ी है, उसे पहुंचना है। मिठाइयों की पेटियां खोलनी है, थाल जमाना है, पंडित जी का सामान तैयार करना है। घर में बहू के होते हुए तुम इन छोटे मोटे कामों में सिर क्यों खपाती हो? क्या कहने हैं? एक बार नीचे उतरकर झांका भी है उसने? अच्छा, मीतू भाभी को बुलाकर तो ला। भैया ने कहा तो इतना गुस्सा आया मुझे। मैं सुबह से यहाँ फालतू बैठी हूँ। मुझसे कोई काम करवाइए ना आप लोग। मैं नहीं बुलाने जाऊंगी किसी को। मैंने तुनक कर कहा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। और सचमुच वे दनादन सीढ़ियां चढ़कर चले गए। बड़ी मुश्किल से उनके साथ साथ पहुंच पाई मैं। भाभी, मैंने जल्दी से उनके कमरे में जाकर कहा, आपको नीचे बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? उन्होंने उपन्यास से सिर उठाकर बेफिक्री से पूछा। मैं बुला रहा हूँ। दरवाजे से भैया का दबंग स्वर आया तो हम दोनों क्षण भर को सकपका गई। शाम को मीतू की सगाई का कार्यक्रम है। 3 बजे तैयार होकर तुम नीचे आ जाना। और अभी अगर मौसी चाहें तो उनका भी हाथ बटा लो। इतना कहकर भैया नीचे जाने के लिए उतर चुके थे कि भाभी तेजी से बाहर आई और बोली, यह मालिक मकान का आदेश है? हाँ, आदेश ही समझ लो। मालिक ने सही, घर का बड़ा लड़का तो मैं हूँ। बड़ी सहजता से भैया ने कहा और नीचे उतर गए। बाद का नाटक देखने की मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने कमरे में अपने को बंद कर लिया। नियोजित वर महोदय की तस्वीर को सामने रखकर देखती रही, उसे मन में उतारने का प्रयास करती रही। पता नहीं कब भैया इस कमरे में रख गए थे। 2:30 बजे से ही माँ मौसी मुझे तैयार करने का संकल्प ले बैठी। कभी जूड़ा, कभी चोटी, कभी ढीली, कभी कसी। किसी तरह संतोष नहीं हो रहा था। माँ ने अपने तीनों चारों सेट निकाल कर रख दिए थे। दोनों ने अपनी कीमती चटक साड़ियों का मेरे सामने अंबार लगा दिया था। दोनों बहनें चंपई वरण की थी। ये साड़ियां उन पर सचमुच फबती थी, पर मेरा नाम तो कॉलेज में ब्लैक रोज ऑफ अफ्रीका पड़ा हुआ था। यह उन्हें कैसे समझाती? उन साड़ियों की ओर तो झांकते भी डर लगता था। माँ का तो सारा वार्डरोब ही पुराने फैशन का था। बरसों बंद रहने के कारण उन कपड़ों में अजीब सी गंध भर गई थी। भैया किसी काम से अंदर आए तो मैंने याचना की दृष्टि से उनकी ओर देखा। वे मेरी परेशानी समझ गए और खुद उस ढेर को उलट पुलट करने लगे। तभी सुगंध का एक झोंका सा भीतर आया और उसके साथ ही यह प्रश्न भी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम सभी की आंखें एक साथ दरवाजे की ओर उठ गई। वहां जैसे महालक्ष्मी की अलंकृत प्रतिमा ही उतर आई थी। नाजुक जरी वर्क की साड़ी में भाभी को पहली बार देखा था। पिछली दिवाली पर यह उनके पीहर से आई थी, पर एक बार भी उन्होंने पहनी नहीं थी। एक अजीब सा विराग उन पर आ गया था। पहनने ओढ़ने का कोई शौक ही नहीं रहा था। महीनों उनके चेहरे पर मेकअप की हल्की सी परत भी दिखाई नहीं देती थी, पर आज जैसे उन्होंने सारी कसर निकाल ली थी। गर्वोन्नत मुद्रा में द्वार पर खड़ी वे पल भर को सबको अभिभूत कर गई थी। उनके इस आयोजन को सार्थक करते हुए सबसे पहले भैया ने ही सहज स्वर में कहा, वाह, इसे कहते हैं तैयार होना। सुलक्षणा, अब जरा मीतू को संभालो तो। ये दोनों बहनें तो उसका कार्टून बनाने पर तुली हुई हैं। इतना कहकर जब वे बाहर चले गए तो लगा मैं एकदम अजनबी हाथों में सौंप दी गई हूँ। 4 दिन पता नहीं कैसे फुर्र से उड़ गए और भैया के जाने का दिन आ पहुंचा। मैं भारी मन से उनके आसपास ही मंडरा रही थी। सोच रही थी उनके साथ का एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दूंगी। आपने बुलाया था? दरवाजे के बाहर खड़े होकर भाभी ने कुछ इस अंदाज में पूछा जैसे उन्हें बुलाकर कोई अपराध किया गया है। आओ सुलक्षणा, बैठो, कोई जरूरी बातें करनी थी तुमसे। भाभी भीतर तो आ गई, पर बैठी नहीं, दीवार के सहारे खड़ी ही रही, मानो कह रही हो जो कुछ कहना है जल्दी से कह सुन लीजिए। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाह रहा हूँ।
दहेज का सारा सामान तुम लोगों को ही खरीदना है। मैं तो बिल्कुल समय पर ही आ पाऊंगा। माँ और मौसी के भरोसे यह काम नहीं छोड़ सकता। ऊट पटांग सामान खरीदकर घर भर देंगी। ये अभी कुछ रुपए रख लो, जाते ही और भेज दूंगा। भैया ने उनकी ओर लिफाफा बढ़ाया भी, पर वे उसे अनदेखा कर काठ की तरह खड़ी ही रह गई। सुलक्षणा, क्या सोच रही हो? आप यह काम उन्हें नहीं सौंप सकते थे? भाभी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा। या आप भी उन्हें किसी लायक नहीं समझते? उनके स्वर की तलखी परेशान कर देने वाली थी, पर भैया ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, चाहता तो यही था, पर तुम्हारे उनका पता ठिकाना कहाँ से पाऊंगा? मुझे तो शक है तुम्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। भाभी के पास कोई उत्तर नहीं था। आया था, उस दिन सिर्फ एक झलक उसकी देखी थी और देखकर खुशी नहीं हुई थी। चाहता था पास बिठाकर कुछ बात करूंगा, लेकिन उसके पास शायद फालतू बातों के लिए समय नहीं है। ठीक है न? और फिर एकाएक गंभीर स्वर में बोले, भैया मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ सुलक्षणा। भाभी की बड़ी बड़ी आंखें प्रश्न बनकर फैल गई। अपनी गृहस्थी का यह कैसा मजाक बना डाला है तुमने? हरी किस रास्ते से जा रहा है कुछ पता भी है तुम्हें, या तुमने कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी? उत्तर में भाभी की होंठ सख्ती से भिज गए। मुझे वहां बैठना अजीब सा लगने लगा। उठकर चला जाना शायद और भी अशोभन लगता। मैं बेमतलब भैया के सूटकेस को उलट पुलट करती रही। विवाह कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। तुम्हारी बेरुखी देखकर मुझे हैरत होती है। भैया ने फिर कहा, विवाह से पहले तुमने इन दायित्वों के बारे में सोचा तो होगा? और भाभी जैसे एकदम फट पड़ी। सोचा क्यों नहीं था, लेकिन विवाह किया था मैंने एक पुरुष के साथ। तब यह नहीं सोचा था कि जिसका वर्ण कर रही हूं वह मात्र रबड़ का बबुआ है, जिसके पास न अपनी कोई संवेदनाएं हैं, न आस्थाएं, न आकांक्षाएं। वह न ढंग से प्रेम कर सकता है, न घृणा। इस तरह शून्य में कितने दिन जिया जा सकता है, बताएंगे? उनके प्रबल भावावेग के सामने हम लोग एकदम स्तब्ध रह गए थे। कुछ समय बाद भैया ने स्नेह सिक्त स्वर में कहा, मनुष्य का स्वभाव अपने आप नहीं बन जाता सुलक्षणा, उसका भी एक इतिहास होता है। हरि का बचपन बहुत सुखद परिस्थितियों में नहीं बीता है। हो सकता है कुछ ग्रंथियां उसके मन में हो, लेकिन यह कोई इतना बड़ा कारण नहीं है कि तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़े, बल्कि उसे तो तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है। पूजनीय भाई साहब, मैं कोई फिल्मी हीरोइन नहीं हूँ जो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती। भाभी का व्यंग्य भरा स्वर तिल मिला देने वाला था। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि उनकी आत्मा में कोई चिंगारी शेष है या नहीं। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक सकते थे। अगर क्रोध में आकर मेरा रास्ता रोक लेते तब भी मुझे खुशी होती, लेकिन उनकी मानसिक जड़ता इस हद तक पहुंच चुकी है कि वे टुकुर टुकुर देखते रह गए, और आप चाहते हैं कि मुझे उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। खैर, आपके उपदेशामृत के लिए आभारी हूँ। आशा है दूसरों को अपनी जिंदगी जीने की सुविधा भी कभी कभी देते रहेंगे। भाभी निमिष भर में कमरे से आलोप हो गई, पर उनके दर्प भरे अस्तित्व का बड़ी देर तक भान होता रहा, और एकाएक मुझे भान हुआ कि वे भैया का कितना बड़ा अपमान कर गई हैं। रोष में भरकर मैंने कहा, आपको क्या जरूरत थी उस पचड़े में पड़ने की? उन्होंने कभी किसी की बात मानी भी है आज तक? हरी भैया उन्हें आग का गोला कहते हैं। आग का गोला? सचमुच यह तो भभकता हुआ ज्वालामुखी ही है। पता है उसे मैंने क्यों बुलाया था? मैं घर के बारे में भूमिका बांधना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। उसका इतना बड़ा अपमान करने का साहस नहीं बन पड़ा मेरा। भैया गंभीर होकर बोले, इसमें अपमान भला क्या होता? बल्कि तू समझती नहीं है मीतू, उसकी जाति के लोग दान पत्रों से अपमानित ही होते हैं। मीतू, भैया को सी ऑफ करके लौटने के बाद अपने कमरे में बैठी मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। भाभी की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। वे मेरे पास ही पलंग पर आकर बैठ गई थी। उस अनजाने सामीप्य से ही याद आया कि उन्होंने हमेशा की तरह नमिता जी कहकर आवाज नहीं दी थी। क्या है? मैंने रुखाई से पूछा। उन्हें मैं अब तक क्षमा नहीं कर पाई थी। एक बात कहनी थी। कहिए। अभी अभी मन में बात उठी तो कहने चली आई।
बाद में पता नहीं कह भी पाऊंगी या नहीं। कहिए भी, अपने भाई साहब को पत्र लिखोगी न, तब मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मुझे इतना कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह बात उनके सामने कहती तो शायद वे ज्यादा खुश होते। पता है कितने बुरे मूड में यहाँ से विदा हुए हैं वह। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो जाता है। वे बात कर रहे थे तो मुझे लगा अपना अधिकार जता रहे हैं और मेरा खून खौल गया। यह तो बाद में ठंडे दिमाग से सोचने पर लगा कि अधिकार तो उनका फिर भी हम पर है, बड़े जो हैं। हाँ, और उसी प्यार के अधिकार से वे दो बातें कर लेना चाहते थे, पर आपके तो मन में पता नहीं कैसा पूर्वाग्रह बैठ गया है। मैंने तुनक कर कहा, कितनी बड़ी बात कहने जा रहे थे वे आपसे, पर आपने मौका ही न दिया। क्या बात थी? यह घर हरि भैया के नाम करना चाहते हैं वह। क्या? भाभी चीखी और एकदम उठ खड़ी हुई। सच कह रही हो नमिता? हाँ, और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी जिद पूरी हुई। अब से आपको किसी और के घर में नहीं रहना पड़ेगा। तो यह मेरी शान में हो रहा है नमिता। अभी अभी मैं तुम्हारे भाई साहब से क्षमा मांगने आई थी, लेकिन लगता है अब कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। शादी के बाद हर औरत अपना घर चाहती है, इसमें अनहोनी क्या है? फिर उसके लिए इतना आडंबर रचने की क्या आवश्यकता है? इसमें आडंबर क्या है भाभी? यह तो बल्कि एक और उपकार है, यही न? पिछले एहसानों के बोझ से दबे हुए हैं अब तक हम लोग। इसके बाद तो शायद कभी भी सिर नहीं उठा सकेंगे। एक तरह से मेरी उम्र कैद का फरमान होगा यह। क्या अंट शंट बके जा रही हैं आप? एहसानों की भाषा में हमने कभी सोचा भी नहीं। यही तो आपका बड़प्पन है। देते जाएंगे और कभी जबान पर नाम न लाएंगे, लेकिन हमारे लेते रहने की भी तो कुछ सीमा होनी चाहिए। सच कहती हूँ नमिता, मैं किराए के 2 कमरों में भी गुजारा कर लूंगी, बशर्ते वह मेरा घर हो, जहां हर पल यह भान न होता रहे हम किसी और की छत के नीचे खड़े हैं। हर कोर के साथ यह गिलानी न लिपटी रहे कि हम किसी और का दिया खा रहे हैं। इस तरह का अन्न खाते खाते इन लोगों का स्वाभिमान जंग खा चुका है, पर मुझ में अभी कुछ स्वतः शेष है। तभी तक मुझे यहाँ से चले जाना है। कहते कहते भाभी बुरी तरह कांप उठी थी। उनका चेहरा एकदम श्रांत क्लांत हो गया था। आंखों की कोरें भीग गई थी। आप बेकार परेशान न हो, मैंने सांत्वना के स्वर में कहा। भैया समझ गए थे कि इस बात से आपको दुख होगा, इसीलिए फिर चुप रह गए थे। भाई साहब बहुत समझदार हैं, उन्होंने थके स्वर में कहा। उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद दे देना और कहना, इतने उपकार किए हैं तो एक और कीजिए, अंतिम, हम लोगों को निकाल बाहर कीजिए। छी भाभी, कैसी बातें करती हो? मैंने मीठी झिड़की दी। सच कह रही हूँ नमिता, 2 पीढ़ियां इस घर में राख हो चुकी हैं, तीसरी को मैं आग में नहीं झोंक सकती। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। तीसरी पीढ़ी? हाँ, महाभारत के अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह प्रवेश का तंत्र सीख लिया था। मेरा अभिमन्यु मुझे चक्रव्यूह से बाहर आने का मंत्र दे रहा है। तुम्हारा अभिमन्यु? ओ भाभी, हाउ स्वीट! और मैं दोनों बाहें उनके गले में डालकर झूल गई। हरि के अजन्मे शिशु के प्रति यह कैसी ममता उमड़ आई थी।